which was also very serious. And then of जी जी course there was Alif, जिसमें आपका एक छोटा लेकिन बहुत significant role था. फिर जी आपने एक साल का एक लग ये रहा था कि आपने ब्रेक लिया. जी Whether जी it was a pandemic or whatever. How did चुपके चुपके come to you? एक्चुअली मेरे मेरे साथ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये आता है कि या तो एक लल पीरियड आता है जब जहां पर कोई काम नहीं या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जो कि बाहर आ होता है, या फिर एकदम से प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं. Hmm. एहदे वफा चुपके चुपके की शूट के दरमियान ऑफर हुआ था, और इनिशियली मतलब बहुत तो नहीं, पर थोड़ी वक्फे के बाद उसकी शूट स्टार्ट होनी थी. तो आई वाज थिंकिंग कि मेरी सुर चांदी की शूट खत्म हो चुकी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो आईएसपीआर ने भी कुछ प्रेशराइज किया कि नो वी नीड टू स्टार्ट नाउ. सो उसकी वजह से कंकरेंटली प्रोजेक्ट्स आ गए. चुपके चुपके मुझे ऑफर हुआ था आई थिंक राइट आफ्टर अहदे वफा की शूट खत्म हुई थी, विच वाज अराउंड एंड जनवरी. और मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड था, बिकॉज उस वक्त तो ये था ना कि इट वाज सपोज टू बी एक 2 महीने का प्रोजेक्ट जो कि पिछले रमजान को एक्चुअली लगना था. सो मेरा था कि ये एक अच्छा एक जिस तरह दानिश भाई भी हमेशा कहते हैं कि एक बोनस प्रोजेक्ट था ऑलमोस्ट, कि एक आपको you'll get some kind of catharsis कि आपको you'll get the freedom to do some comedy, some light-hearted romance and everything. और वो फिर chapter close होके we'll move on to the next one. But unfortunately वो pandemic आ गया और फिर सब shoots रुक गई. I know कि कुछ shoots चल रही थी, but हमारे we were very particular as cast के तौर पे भी और crew के तौर पे भी कि अगर pandemic है, अगर SOPs follow करनी है, तो अभी maybe it's not the right time to continue the shoot. So shoot रुक गई. फिर थोड़ा मैंने अपनी कोई self improvement पे काम करना शुरू कर दिया. तो कुछ बीच बीच में projects आए भी थे, कुछ offers आई थी कि आप ये in the middle कर लें. But frankly मेरा हमेशा से kind of ये रहा है कि I want to focus on one project at a time, specifically अगर वो अभी शुरू हुआ है. अगर वो tail end पे है फिर आप entertain कर सकते हैं possibility, but कि आप कोई और project भी लें. लेकिन उस time पे I really wanted to focus and get चुपके चुपके over and done with, जिसकी वजह से, और plus मतलब मैं घर भी आना चाह रहा था. जैसे मैंने कहा कि मैं कराची में फंसा रहा था for about 4 months. So I really wanted to come back home, spend some time with the family. थोड़ा सा ये साल जो है वो introspection का भी रहा है, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव की है मैंने, जितना मैं कर सकता था. सो दैट्स व्हाई आई थिंक वो बीच में एक ब्रेक आ गया, बिकॉज डिलेज वगैरह भी आ गए चुपके चुपके की शूट में, कुछ प्रोडक्शन के मसाइल भी थे. सो हमारी शूट इफेक्टिवली आई थिंक मार्च के एंड में इस साल खत्म हुई है. सो अब नाउ जी 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 Yes, practically a year. Obviously बीच में 4 महीने का ब्रेक था, फिर कुछ रिप्लेसमेंट्स की वजह से कुछ सीन्स रीशूट भी करने पड़े, कुछ सीक्वेंसेस और वजूहात की वजह से रीशूट करने पड़े. तो इट जस्ट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जितना मेरे ख्याल से ना डायरेक्टर को, ना प्रोडक्शन को और ना किसी कास्ट मेंबर को अंदाजा था कि ये प्रोजेक्ट इतना टाइम लगाएगा. बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव इट वाज ऑल वर्थ इट, बिकॉज माशाल्लाह इट्स गॉटन such great acclaim. Great feedback. So absolutely. So other than the fact that it was comedy and you love comedy, what really attracted you to the script चुपके चुपके का? क्योंकि बहुत लोगों ने शुरू में ये भी कहा कि जी चुपके चुपके उसी फॉर्मूला पे चल रहा है जिस पे सुनो चंदा फेमस हुआ था और पॉपुलर हुआ था, कि एक फैमिली है, फैमिली में बुजुर्ग हैं, फिर उनकी औलाद है, फिर उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कुछ 2-3 बच्चे भी हैं बहुत ही पार्टी किस्म के, और कजिन्स का रोमांस है, इंटर फैमिली मैरिजेस हैं. तो वो फॉर्मूला तो वही है. तो आपको क्या अपील किया? मुझे एज अ कैरेक्टर फाज बहुत अपील किया था, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि हम अपने ड्रामों में स्लॉट कर देते हैं कि ये भाई एक हीरो है, ये हीरोइक चीजें करेगा, ये जो है एक मॉरल कॉम्पस है. मतलब ये जो बेसिकली इसका कैरेक्टर इज काइंड ऑफ द वेरी स्ट्रेट लेस्ड कैरेक्टर, वाइल जो आपकी कॉमेडी लाते हैं वो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लाते हैं जिनमें ज्यादा क्वर्क्स होते हैं, जिनमें ज्यादा ऐसे मजेदार से ट्रोप्स होते हैं. बट फाज में मुझे ये लगा था बिकॉज ही सच अ क्रैंकी कैंटैंकरस काइंड ऑफ जल कुकड़ी जिस तरह से कैरेक्टर कहता है, मतलब तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बिकॉज मैं अपनी फैमिली में मेरी फैमिली में भी फाज जैसे लोग हैं जो कि अपने एज ग्रुप के साथ तो किसी और तरह रवैया और बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर जब वो यंगर कजन्स पे आते हैं या फिर अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ आते हैं, दे वेरी डिफरेंट पीपल. सो मुझे फाज की इंटरेस्टिंग चीज लगी थी कि फाज हमेशा से एक फ्लॉट कैरेक्टर था. फ्रॉम द स्टार्ट ही हैज सच इंटरेस्टिंग एंटी हीरो क्वर्क्स ऑलमोस्ट.
So उस हिसाब से it was a very interesting character for me to play. You're saying anti-hero, लोगों को कोई anti-hero चीजें नहीं हमें नजर आ रही, तो प्लीज जरा इस पर वजाहत करें कि कौन सी एंटी-हीरो चीजें, वो तो बड़े ऑनरेबल से हैं. I mean, you know, नहीं, एक तरह से, you know, जिस तरह वो रोब जमाते हैं, हाँ, you know, जिस तरह वो मतलब एक तरह से एक सर्टेन कॉन्डेसेंशन है उस कैरेक्टर में, थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा इमेस्कुलेट हुआ हुआ है अपनी बहनों से, उनके आगे ज्यादा बोल नहीं पाता, उसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है, क्या कहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन गलत टाइम पे गलत चीज पे निकालता है वो बंदा, you know. So these were characters जो कि जिनमें मतलब, you know, despite the fact कि ये एक मेन स्ट्रीम कॉमेडी है, and I don't think, you know, मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ट या तो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है द चेंजेस यू विश टू सी इन सोसाइटी, राइट? क्योंकि विश फुलफिलमेंट होती है. जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने जब शहरियार किया बागी में, तो मुझे लोगों ने कहा ऐसा किरदार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल लाइफ में, ये तो आपने एक फैंटेसी का कैरेक्टर प्ले किया है. Whereas, you know, that's the character that I relate with the most as far as our beliefs, हमारी बिलीव्स जो है वो बहुत अलाइन करती हैं. सेम गोज फॉर अमान विद सुर्ख चांदनी, कि उन्होंने कहा ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड कैसे होता है. हालांकि हमने जो रिसर्च की थी और अमान का कैरेक्टर जो लिखा गया था वाज एक्चुअली काइंड ऑफ मॉडल्ड on the husband of an acid burn survivor, right, जिन्होंने बहुत साथ दिया उनका, और मतलब हर मरहले में साथ दिया, the good, the bad and the ugly. So, you know, I mean, there are characters like those, but there are characters like this, which is just a kind of, you know, एक slice of life था, एक very typical middle class mentality रखने वाली एक typical middle class family, you know, just immersing you into their quirks, their झगड़े, their मसाइल and everything. So उसके बावजूद मुझे लगा कि, you know, for a mainstream comedy serial, इसमें काफी मजेदार से लेसन्स भी हैं, काफी कॉशनरी टेल्स भी हैं कि किस तरह आपको क्या रवैया रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए. और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, इट हैज स्टर्ड अप दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट एज वेल. और यू नो, एंड द फैक्ट दैट कभी आपका कोई कैरेक्टर हीरो होता है, कभी आपका कोई कैरेक्टर हीरो होता है, कभी आपका कोई कैरेक्टर फेवरेट होता है, यू नो. सो दैट्स आई थिंक द रियल ट्रायम्फ ऑफ अ शो लाइक दिस. और मुझे यही चीज इसकी मजेदार लगी थी कि, यू नो, these are fun flawed characters जिन आपको डेफिनेटली किसी ना किसी का अक्स नजर आएगा, आपके अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों. सो यू नो, फाज मेरे लिए यू नो द वेरी क्यूट वे जो उसका रोमांस स्टार्ट होता है मीनू के साथ, एंड द वेरी रियल हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स जो कि दिखाई जाती हैं, जो कि इससे पहले ऑन ज़ारा में भी दिखाई गई थी, यू नो, which is about the interference के फैमिली कितना इंटरफियर करती है, कि एक हस्बैंड और वाइफ को 2 सेकंड सुकून की सांस नहीं लेने देती. ये बहुत रियल इश्यूज हैं, यू नो. ये जो फॉर एग्जांपल गुल का कैरेक्टर है, जो कि, यू नो, जिनको राइटफुली काफी लोगों को नफरत है उस किरदार से, क्योंकि अभी तक विद इन द नैरेटिव उनका रिडेम्पशन आर्क आया नहीं है. यू नो, मेरी बहन ने एक दफा मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे एंजाइटी हो रही है इनके कैरेक्टर को देख के, क्योंकि मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो कि बिल्कुल इस तरह की हैं. सो यू नो, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें बड़े हाइटेंड कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ सिचुएशंस हैं, देयर आर दीज हिंट्स एंड मैसेजेस जो कि ये एज अ मेन स्ट्रीम कॉमेडी सीरियल व्हिच इज नॉट रियली मेंट टू बी इंटेलेक्चुअलाइज्ड दे रहा है, व्हिच इज आई थिंक अ रीजन जिसकी वजह से मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था इस शो पे. लोग अट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज एंसेम्बल कास्ट भी बहुत सुपर है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कोई कैरेक्टर फेवरेट होता है, कभी कोई, लेकिन somehow आपकी और आयजा की केमिस्ट्री ऐसी जबरदस्त बनी है, which I also think is because opposites are attracting on screen. You are the cantankerous Sadu man, and she is the you know, fun-loving, uchilti bhi, clumsy, fumbling heroine, and that chemistry is so super. Did you feel that while you guys were shooting? Because I know that the Aiza's character, वो कैरेक्टर का जो एक्टर था वो एक दो दफा चेंज भी हुआ है. जी, आयजा के आई थिंक बिल्कुल. सो आई मीन, डिड यू थिंक दैट दिस वुड हैपन कि लोग कहेंगे ओह वाओ, ये तो जबरदस्त जोड़ी है? You know, yes, I did. You did. और मैं आपको exactly बता भी देता हूँ. और क्या कहते हैं, हमारा पहला जो है वो एक तरह से रोमांटिक सीन, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर सीरियल्स ऑर्डर में नहीं शूट होते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं शूट होते. यहाँ पर हम कभी एपिसोड 17 का सीन 20 कर रहे होते हैं, फिर फौरन उसके बाद एपिसोड 2 का सीन 3 कर रहे होते हैं. सो हमारा एक रोमांटिक सीन आया था, उस उधर आई रियली फेल्ट, और ये दानिश भाई ने भी बात नोटिस की थी, आयजर ने भी बात नोटिस की थी, कि देयर वाज अ सर्टेन मैजिक इन द एयर. और ये कौन सा सीन था? ये हमारा सीन था जो कि एक्चुअली अभी आया है, क्या कहते हैं, आई थिंक 1-2 एपिसोड पहले, जहां पर
फाज और मीनू का एक छोटा सा झगड़ा हो रहा होता है और क्या कहते हैं वो उस्ताद जी कहती हैं और मेरा कैरेक्टर कहता है शुक्र है भैया कह के रिश्ता खराब नहीं कर दिया, एंड शी बर्स्ट्स आउट लाफिंग, और फिर मैं भी हंस पड़ता हूँ और हम एक दूसरे को एक लुक कराते हैं। सो वो एक मोमेंट था। उसके बाद दानिश भाई ने कहा, और एक्चुअली वो एक होता है ना, कास्ट वाज स्माइलिंग, क्रू वाज स्माइलिंग, डायरेक्टर बहुत खुश थे, ही वाज लाइक दिस इज जस्ट वर्किंग, कुछ है इसमें, कुछ एलिमेंट है व्हिच इज जस्ट वर्किंग। सो और प्लस मैं तो आयजा की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे हल्के से जब वो आ रही थी प्रोजेक्ट में मुझे रिजर्वेशंस थे, बिकॉज आयजा was not really known for her comedy, right? And ये कहते हैं आयजा ने अभी मेरे पास तुम हो किया था, जो कि इतना सीरियस और इतना इंटेंस प्रोजेक्ट था उनका, so for her to jump from that to this, obviously एक slight flicker of doubt आता है आपको कि especially because there was another actress working in her role beforehand, but the second she came in, इतनी तैयारी करके, इतना एक learning curve भी होता है ना आपका as a fellow actor, head to toe she was prepared, अपना wardrobe किया था उन्होंने, अपनी स्टाइलिंग कराई थी उन्होंने, अपने प्रॉप्स लेकर आई थी वो, और वो कैरेक्टर में ऐसी ढली हैं कि मतलब एक सेकंड नहीं लगा। उनके पहले सीन, मेरे साथ नहीं था उनका पहला सीन, पर मैं था सेट पे जब उनका पहला सीन हो रहा था, एंड दैट इज वेयर वी ऑल लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक वी फाउंड आवर मीनू। So as far as the chemistry goes, obviously there is a certain element of surprise because unlike theater, television तो एक director और एडिटर का मीडियम होता है, आपको 6-6 7-7 महीने बाद पता चलता है कि आपने एज एन एक्टर अदाकारी कैसी की, क्या वो अच्छी थी, क्या वो बुरी थी, क्या वो केमिस्ट्री बन पाई, क्या नहीं बन पाई। बट इधर जो बात रही है वो ये है कि सबकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन खास तौर पे द फाज मीनू डायनामिक वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू वॉच। It was absolutely. Do you think that the Faz Meenu dynamic and the Usman Khalid but Aiza Khan chemistry is going to cancel out the incredible love people have for the Usman Maya chemistry? Because अभी तक आप लोगों के तो नाम के hashtags बनते हैं कि ओहो जब couple chemistry की बात हो तो Usman Khalid but और Maya Ali, इससे बेहतर तो because of course is On Zara and then there's Diyar-e-Dil. उसको ओवरकम करना तो आसान काम नहीं है. Do you think that you managed to do it with this? I think कि कैंसल आउट तो I suppose मतलब कुछ शोज होते हैं जो कि कैनन बन जाते हैं, राइट? दयार-ए-दिल, ऑन ज़ारा, 2 ऐसे शोज हैं जो कि I think ऑडियंसेस की कॉन्शियसनेस में जिंदगी भर रहेंगे. So it's very difficult but not impossible, and I think कि अगर चुपके चुपके ने ये एक चीज प्रूव की है, वो ये प्रूव किया है कि I can romance people other than Maya. एक certain, क्योंकि मैंने अभी comments audiences के देखे हैं, अपने fans के, अपने followers के, और because मैं भी हमारे ये पूरी cast I believe social media पे बहुत active रही है. Usually होता है कि सिर्फ मैं होता हूँ social media पे active, but इस दफा पूरी cast रही है, तो हम comments पढ़ते रहते हैं ऐसे लोगों ने जो कि मुझे पता है कि उस माया के hashtag को लेकर और हमारे couple को लेकर इतने serious हैं अभी तक. उन्होंने ये भी उन तक ने बोला है कि wow, this was a brilliant, insane chemistry that these two characters had. So I believe that while Usmaya की अपनी जगह है, I think कि इन दोनों फाज मीनू और जो फीनू का डायनामिक है, इसकी भी अपनी जगह बन गई है. Hashtag Usmaya and hashtag क्या बनता है इनका? Feenu, exactly. It makes me so happy to see people following comedy and following light-hearted drama so much. मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इतना ट्रेंड करेगा, और वाकई it kind of negates the theory कि नहीं जी misery sells. हमारे टेलीविजन पे औरत को मार पड़े तो it sells, misery sells. आप हर दूसरे ड्रामे में कोई ना कोई सोशल सब्जेक्ट जो है वो एड्रेस हो रहा है. Nothing wrong with that, but at the same time वो बैलेंस बहुत जरूरी है. And it's great that this comes at the time when there's so much disease and depression or pandemic, और लोग घरों में बंद हैं और उनको एक रिलीफ मिल रही है. बिल्कुल. और आप लोगों के लिए शूट करना मुश्किल था, but I believe that you must have made a lot of new friends on the set because इतनी ensemble cast है. बहुत लोगों के साथ आपने पहले काम किया था, बहुत के साथ नहीं किया था, तो आपकी पर्सनल इक्वेशन किन किन लोगों के साथ बहुत जबरदस्त बनी? I think the list is actually very long. ये इससे पहले मैंने ऑन ज़ारा में देखा था कि एक पूरी कास्ट जो है वो ऑफ स्क्रीन
उतने ही अच्छे दोस्त हैं, you know, चाहे वो दोस्ती कायम रहे ना रहे, but for the time period, you know, we became each other's family. और I think यहाँ पर भी वो ही रहा है सिनेरियो, बिकॉज आई थिंक हर कोई, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हों, चाहे वो नए एक्टर्स हों जिन्होंने अपना डेब्यू किया है इस प्रोजेक्ट से, सब आपस में इतना घुल मिल गए थे. और यूजुअली ये होता है कि यू नो, बिकॉज हमारी फैमिली अलग थी और मीनू की जो फैमिली थी वो अलग थी. ऑब्वियसली हमारी डेट्स डिफरेंट थी, हमारे कम कम सीन्स थे इंटरेक्शंस के, लेकिन जब वो भी होते थे तो इतना मजा आता था. यू नो, मेकअप रूम पे में दानिश भाई भी एक तो ऐसी पर्सनालिटी है कि यू नो ही, वो बहुत लाइट हार्टेड एक पर्सन है, वो शुगल लगाते रहते हैं सेट पे. यू नो, जब वो सीरियस होने का टाइम होता है वो सीरियस भी होते हैं, लेकिन उनकी एक खास बात ये है कि उनको यू नो एक जो मूड और वाइब होती है ना एक सेट की, वो बरकरार रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है. यू नो, एंड बिकॉज ऑफ हिम, और वो खुद भी इतना शुगल और मस्ती और यू नो ह्यूमर करते थे, जिसकी वजह से आई बिलीव इतनी इम्प्रोवाइजेशन का कैरेक्टर हो, played brilliantly by Uzma Beg जी, चाहे वो मिस्कीन का कैरेक्टर हो, चाहे वो गुल का कैरेक्टर हो, चाहे वो हादी, मिशी, अब मैं क्या क्या नाम लूं, आई थिंक पूरी कास्ट है. सो स्पेशली मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी के साथ जो है यू नो, अब जिस तरह मेरे और मीरा के बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते थे, यू नो, हम डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट बातें करते थे, लेकिन फिर हम शुगल भी लगाते थे, हम उनकी किताब भी डिस्कस करते थे, उनके प्लॉट लाइंस के, यू नो, अच्छा इस पे एक फिल्म बनाई जा सकती है. फिर उज़मा जी तो इज जस्ट इनसेन. वो तो शी इज अ बॉल ऑफ क्रेजी एनर्जी. यू नो, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मूड थोड़ा बाज वजूहात की वजह से यू आर नॉट एट द टॉप ऑफ योर गेम, तो वो इंजेक्ट कर देती थी इतना ह्यूमर और इतना यू नो अपने ऑफ कलर जोक्स क्रैक करके और अपनी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी ऑफ स्क्रीन जो है उनकी, उनको हमारे सामने लाके कि यू कुडंट हेल्प बट गेट इनटू अ गुड मूड, राइट. फिर आयजा, उसके मतलब उसकी नॉट जस्ट है प्रोफेशनलिज्म, पर उसने भी यू नो वो खुद कहती थी कि मैं यूजुअली सेट्स पे रिजर्व रहती हूँ थोड़ा, और मतलब यू नो मेरा होता है कि यू नो मेरा काम सब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस दफा अगर आप BTS वगैरह देखें जो हम सब लोगों ने लगाई है, शी इज पार्ट ऑफ इट एज वेल. यू नो, वो तो इतना जबरदस्त किस्म का इक्वेशन था सब कैरेक्टर्स के साथ कि मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकता. हाउएवर दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव कि मैं और अरसलान आपस में मिल रहे थे. हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, हमारा सोशल मीडिया पे बहुत तवील इंटरेक्शन भी रह चुका हुआ है, लेकिन ये पहली दफा था कि हम आपस में मिल रहे थे. एंड वी बोथ न्यू कि यू नो चलो सारी केमिस्ट्रीज तो हैं आपकी टिपिकल, बट ये जो एक एस्पेक्ट है ना, ये जो ब्रदरली बॉन्ड है दो कजन्स के बीच में और एक बेस्ट फ्रेंड का बॉन्ड है, ये मैंने ये देखा था कि अहदे वफा में भी लोगों ने ये इतना पसंद किया था. और वाकई ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इतना एक्सप्लोर नहीं करते, मेल बॉन्डिंग, मेल फ्रेंडशिप, कि यू नो आप औरों के सामने कुछ और हो, लेकिन अपने दोस्त और अपने जिगर के सामने आप यू नो यू कांट प्रिटेंड टू बी एनीबॉडी एल्स. सो वहां पर भी हमारी दोस्ती और हमारा शुगल इतना लग गया था, बिकॉज यू नो वी बोथ एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूबर्स. हम दोनों ने अपना करियर यूट्यूब से स्टार्ट किया, सो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यू नो कहाँ कहाँ क्या इम्प्रोवाइजेशंस लाई जा सकती हैं, कहाँ कहाँ क्या किया जा सकता है. बट मगर आपने हादी के साथ अच्छा किया नहीं फाज ने, और मैं हैरान थी. मैंने कहा फाज तो ये हमारा हीरो था, बड़ा लिबरल था और ओपन माइंडेड था, ये इसको क्या हो गया है, इतना क्यों ये तैयब अली क्यों बन गया प्यार का दुश्मन. अच्छा, मैंने भी जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मतलब मेरे पास तो इसकी जस्टिफिकेशन है, जो कि मैं यू नो मतलब आई नो एक तो ऑडियंसेस जो हैं वो तो शुरू से देखती आई है ना हादी और मिशी की या #हाशी की रिलेशनशिप. फाज बिल्कुल भी नहीं देखता आया, ठीक है. तो मतलब एक दोस्त की हैसियत से उसके दोस्त का हक भी बनता था कि वो शायद बताए फाज को कि देखो आई एम इंटरेस्टेड इन योर सिस्टर और मैं बहुत सीरियस हूं उसको लेके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यू नो, हालांकि इन अ रियल वर्ल्ड अगर आप जस्टिफाई करें तो सबसे पहले तो दोस्त को दोस्त के पास ही आना चाहिए. प्लस द वे जिस तरह उसे पता चला कि वो एक डिफरेंट माइंडसेट पे छत पे गया और वो प्यार की मतलब वो कर रहा है, और क्या कहते हैं, अब तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स वेरी जस्टिफाइड जो उसका इनिशिएटिव था. उसके बाद जो है फाज जब नीचे आता है तो उसको मिशी की रेपुटेशन की फिक्र होती है, और वो कहता भी है, उसका वॉइस ओवर भी आता है कि यार थोड़ा सोच समझ के काम ले. लेकिन बात मजीद डिस्ट्रॉय कैसे होती है जब मीनू उससे बोलती है फाज को कि आपके तो बेस्ट बडी का निकाह है 3 दिनों में. तो अब आप ये देखते हैं कि एक भाई की हैसियत से एक कैरेक्टर तो यही समझेगा ना कि मेरा दोस्त जो है और मेरा कजन जो है वो मेरी बहन के साथ एक
मोहब्बत के दावे दे रहा है और दूसरी तरफ व्हाई इज ही नॉट टेकिंग अ स्टैंड, वो क्यों नहीं कुछ कर रहा कि यू नो मतलब, और मुझे 3 दिन बाद उसका निकाह किसी और से है लेकिन मोहब्बत के दावे वो किसी और को दे रहा है, इसलिए वो इतने गुस्से से निकलता है। ठीक है। प्लस वो ये सुनना कि मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, अब ऑब्वियसली यू नो फाज इज अ वेरी लिबरल कैरेक्टर, यू नो मतलब मुझे जो चीज इंटरेस्टिंग लगी थी उसकी वो ये थी कि वो एम्फेसिस कितना ले करता है एजुकेशन पे, और वो मतलब मीनू को भी कहता है कि चाहे हमारी शादी हो गई हो, हमारा लाहे अमल आगे ये है कि तुम्हें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, एंड दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स जहां पर मैं एज उस्मान खालिद भट्ट और फाज काफी अलाइन करते हैं। लेकिन फाज इज नॉट अ पैरागन ऑफ फेमिनिज्म, यू नो, एज अ कैरेक्टर, Faz is not this. Faz is progressive to a certain extent. You know, अगर आपने उस तरह का politically correct character देखना है जो मैंने play किया है, तो वही अमान देखें सुर चांदनी में, या फिर आप देखें बागी का शहरियार। बट फाज में तो बहुत obvious flaws जो हैं वो आपको नजर आए हैं। तो आपको कैसे लगता था कि यू नो लोग, पता है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी थी जब लोगों ने बोला था फ्रेंड्स का होता है ना, व्हेन रॉस फाइंड्स आउट के मोनिका और चैंडलर का रिलेशनशिप हो रहा है, तो इज लाइक माय, और वो उससे गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, और फिर जब एक सेकंड में वो क्या चैंडलर कहता है कि नो बट आई लव हर, तो वो एकदम से पिघल जाता है। तो लोगों ने ना वहां पर हमारे नाम लिखे हुए थे कि फाज का ये रिएक्शन होगा। सो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स, यू नो, ड्रामे की खूबसूरती यही है कि आप जिस तरह परसीव करें कि कैरेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा एक सिचुएशन में, वैसे वो नहीं करता। बट मतलब ऑब्वियसली अब आप आगे आगे देखते जाएं होता क्या है, इट्स नॉट लाइक फाज इज गोइंग टू बी द समाज की दीवार थ्रू आउट। बिल्कुल, थोड़े दिन ही रह गए हैं for it to conclude. अच्छा, yeah, you brought up a very interesting point, Usman, that paragon of feminism. Now you are a paragon of feminism and you're extremely active on social media, on Twitter. आपके views जो हैं वो बहुत ही proper and righteous, and you know your moral compass is very high and you don't hold back when it comes to saying the right thing. How does that affect your choice of characters? Because एक तो हमारे ड्रामों में, फिल्मों में बड़े क्लियर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। उसमें तो ठीक है भी, आपने कैरेक्टर किया है नेगेटिव, जिस तरह आपने बाजी में किया था, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, दुनिया को भी नजर आ रहा है, ठीक है। बट जहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर में ऐसे फ्लॉज हों which go against your principles, do you try to modify them? Do you try to tweak the script, या do you try to convince the writer कि यार आप ये एक बंदा दिखा रहे हैं जिसका मॉरल कॉम्पस बहुत सीधा है, लेकिन इसमें ये टेढ़ है जिसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये ना करें? मतलब does your feminism and your views and your social standpoint interfere with your acting? It definitely does. और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज यूजुअली जब हम आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट की, फन और फनकार के बीच में डिस्टिंक्शन की बात करते हैं और डिबेट की बात करते हैं, हमेशा ये होता है कि आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ के इश्यूज की वजह से आप उनके आर्ट को कैंसिल करते हैं, आप उनके आर्ट को मतलब से यू नो थोड़ा डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ जो आपने बात की, इज द ऑपोजिट, राइट? कि आर्ट को देखकर आप आर्टिस्ट पे क्या मतलब यू नो तोहमतें लगा सकते हैं या कुछ इस तरह कर सकते हैं। देखें, The thing for me is कि आप मेरे किसी भी डायरेक्टर को कॉल कर देना, चाहे वो हसीब हसन हो, चाहे वो हाइसम हुसैन हो, चाहे वो सैफी हसन हो। इनफैक्ट सैफी हसन ने तो ऑन रिकॉर्ड जाके कहा है कि इस बंदे ने जितना मुझे स्क्रिप्ट पे तंग किया है, मैंने जिंदगी में अपने किसी एक्टर को नहीं देखा। ये मेरे ख्याल से MTV का एक शो हो रहा था जहां पर उन्होंने बहुत ओपनली ये बात की थी, बिकॉज यस, मैं हमेशा करता हूँ, मैं हमेशा जस्टिफिकेशन सीख करता हूँ किसी चीज की, और मैं हमेशा आर्ग्यू करता हूँ, डिबेट करता हूँ, एंड समटाइम्स यू नो मेरी बात मानी जाती है, समटाइम्स यू नो आई हैव रीरिटन सीन्स जो कि क्या कहते हैं जस्टिफाई करते हैं मेरे कैरेक्टर को, और मतलब यू नो समटाइम्स आई हैव काइंड ऑफ सेड कि नहीं, मेरा कैरेक्टर इस बात के लिए अपोलोजाइज करेगा, यू नो, बिकॉज ही हैज टू अपोलोजाइज। जिस तरह मतलब सनम में फॉर एग्जांपल ड्रामे के लास्ट एपिसोड में उसका एक मोनोलॉग आता है जो वो अपनी एक्स वाइफ को देता है, जहां पर ही अपोलोजाइजेस फॉर बीइंग अ बैड हस्बैंड, यू नो। सो मेरे लिए ये चीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, because at the end of the day people are looking, you know, at you on television and seeing your character and you know kind of taking moral lessons from them. however I do believe that मतलब इतनी तो distinction होनी चाहिए to separate, you know, the or from what is real, what is on being presented on screen versus what the person actually is, right? अब ऑब्वियसली कुछ लाइनें होती हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक होती हैं, राइट? क्या कहते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो कि आपको बहुत प्रॉब्लमैटिक लगते हैं, लेकिन यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त उस्मान खालिद भट्ट नहीं है स्क्रीन पे, उस वक्त वो कैरेक्टर, वो किरदार है स्क्रीन पे। एंड
एंड मुझे हमेशा जो इशू होता है ना वो यही जो मैंने आपको बात की ना कि जब आप ग्लोरीफाई करते हैं या आप इसे नॉर्मलाइज करते हैं. बिल्कुल. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चुपके चुपके की मिसाल लूं, ठीक है, मैं पूछने कि लगी थी चुपके चुपके में एनीथिंग दैट यू चेंज्ड इन चुपके चुपके, या कोई चीज लगी थी आपको प्रॉब्लमैटिक? आई मीन यू नो फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा था कि वो क्या कहते हैं जिस तरह वो लाइन बोलता है फास के मेरा हाथ उठ जाएगा किसी पे, ठीक है, whereas he's shown as somebody जो कि जनरली बहुत रिस्पेक्टफुल है. अब मेरी जब डिस्कशन हुई थी दानिश भाई से उस पॉइंट पे, तो दानिश भाई ने कहा था कि तुम पे एक पहाड़ टूटा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और यू हैव टू डिसएसोसिएट योरसेल्फ, यू नो, आप गुस्से में आके ऐसी चीजें कर देते हैं. फास्ट के लिए ऑब्वियसली दैट इज एन एम्प्टी थ्रेट. और मैं एक चीज ये कहूंगा कि जिस तरह उस लाइन को पोर्ट्रे किया गया था, फॉर एग्जांपल, इट वाज नॉट पोर्ट्रेड एज विंड ब्लोइंग इन माय फेस एंड यू नो दिस वेरी हीरोइक मोमेंट. आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखें, आप हर जगह देखें, एवरीबडी हैज कॉल्ड आउट दैट लाइन के फास्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसको प्रेजेंट भी ऐसे किया गया कि वो यू नो ऐसा क्यों कर रहा है वो कैरेक्टर. और मैं चुपके चुपके की मिसाल दूंगा कि देखें, जब एक कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक चीजें बोलता है ना, कि जिस तरह पुटिंग अ वुमन इन हर प्लेस या कोई ऐसी चीज, और उसको कॉल आउट नहीं किया जाता, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. बट चुपके चुपके, डिस्पाइट बीइंग दिस वेरी हार्डकोर मेनस्ट्रीम कमर्शियल प्रोजेक्ट, इधर जब भी कोई, जिस तरह फास्ट जब भी मीनू के साथ कोई यू नो अपना गुस्सा किसी और एस्पेक्ट से निकाल कर उस पे निकालता है, उसके साथ फ्रस्ट्रेट होता है या टू नीडी हो रहा होता है, शी कॉल्स हिम आउट, द दादी कॉल्स हिम आउट, यू नो. सो जब आप ड्रामे में हाईलाइट करें ना कि ये इशू, ये जो आपका रवैया है, ये बर्ताव जो है, ये प्रॉब्लमैटिक है, तो फिर आई थिंक दैट बिकम्स देन अ लेसन इन व्हाट नॉट टू डू, एक कॉशनरी टेल जैसे कहते हैं. जिस तरह गुलापा का कैरेक्टर फॉर एग्जांपल अगर आप लें, तो आई एम श्योर कोई भी यहाँ पर नहीं बैठ के कह रहा होगा वाह गुलापा वाह क्या अमेजिंग काम किया है, राइट, ये बिल्कुल सही कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये गलत है, और उस ड्रामे के किरदार तक कह रहे हैं कि ये गलत है. सो वी आर फाइटिंग द सेम फाइट, राइट. So there were other elements as well, जिस तरह छोटे छोटे nuances जो मैं लेकर आया टू काइंड ऑफ बैलेंस आउट जो फाज कभी कभी यू नो हरकतें ऐसी कर देता है जो कि मीनू के लिए थोड़ी अनवारंटेड होती हैं. यू नो जिस तरह अभी पिछले एपिसोड में गुलापा ने उससे कोई बात कर दी, तो गुलापा को हल्के से तल्ख लहजे में वो कहता है कि आप इस बेचारी पे क्यों अपना गुस्सा उतारी हैं, देन ही टर्न्स अराउंड एंड माउथ सॉरी टू मीनू. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे एलिमेंट्स तो मैं लाता रहा हूं टू काइंड ऑफ बैलेंस द कैरेक्टर आउट, टू नॉट मेक हिम यू नो दिस काइंड ऑफ पेट्रियार्की का बॉस. But at the same time, during the shoot, I was very careful, and बहुत discussions हुई मेरी दानिश भाई से कि ऐसा ना हो कि you know ये glorify की जाए, उसकी एक act जो कि glorify नहीं करनी चाहिए. And I think we've been pretty successful in that. I think so because अभी तक कोई भी ऐसी offensive चीज नहीं है जिसको आप कहेंगे ये गलत है और glorify किया जा रहा है. ऐसा नहीं हो रहा. ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा. And I think credit goes to the writer, the director, and all of you. I think everybody is so invested in चुपके चुपके. Or you know, from the characters to the character development to the wardrobes to everything, सबकी बहुत सख्त investment है. तो ये बात तो सही है. अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो people, of course, your fans are as interested in Aid Wafa. उस वक्त भी हमने बड़ी कोशिश की, but we couldn't talk at that time. How exciting was Aid Wafa? I mean, that was a mega project. और लॉरेंसपुर कॉलेज में जाके उसको शूट करना, और फिर कराची, and it was all over the place, and you know. बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट था. उसका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करें. ऐदे वफा तो वाज यू नो जस्ट मेरे लिए पर्सनली एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था. मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक करूंगा कि somebody said it best कि जब ड्रामा खत्म हुआ ना, तो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स बहुत फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, तो किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि फॉर देम दे सेड कि ऐदे वफा में शाहज़ैन का जो आर्क था उनके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल था, बिकॉज दे सेड दैट शाहज़ैन का जो बैटल था वाज विद हिज ईगो, एंड दैट इज अ मच मोर पर्सनल बैटल देन यू नो एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड and that is the reason why I was so invested in Shahzaan's character. क्योंकि शाहज़ैन एक आउट एंड आउट हीरो नहीं है, राइट. शाहज़ैन बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें करता है, यू नो अपने दोस्त को फायर करवा देता है, यू नो मतलब मैनिपुलेट करता है सिचुएशंस को, उसका ईगो है, उसका एंगर है, गुस्सा है उसमें बहुत शदीद. सो ये फैसेट्स प्ले करना, आई थिंक यू नो ब्रेकिंग फ्रॉम द कुकी कटर काइंड ऑफ हीरो रोल्स, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग
you know, diversion, मतलब not a diversion, but एक interesting for an actor challenge था कि how to make a character likable when he's supposed to, how to make people hate him when they're supposed to, and then how to bring his arc to a proper conclusion. तो इधर काफी debates और काफी discussions सैफी भाई के साथ, जिसका मैंने mention किया कि वो तो कहते थे कि यार तू बड़ा तंग करता है स्क्रिप्ट को लेकर. मैंने उनको और मुस्तफा भाई का जीना हराम किया ड्यूरिंग द, क्योंकि वो भी एक सवा साल की शूट थी ना, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी while we were shooting. So there was a lot of margin जहां पर आप डिस्कस कर सकते थे. मेरी तो डीजी उस वक्त के डीजी ISPR गफूर साहब से भी बड़ी डिस्कशंस हुई अपने कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज आई रियली वांटेड कि अगर आप उसे एक ग्रे शेडेड आर्क दे रहे हैं तो देयर हैज टू बी दैट रिडेम्पटिव आर्क एज वेल. यू कैन नॉट लेट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस ये तो फितरतन ऐसा ही है. देयर हैज टू बी, ताकि लोगों के लिए कोई मॉरल लेसन भी आए उस किरदार को लेकर. सो और उसमें जो एक मैसेज था जो कि शाहजैन मेरे ख्याल से कहता है, एंड मेक ए फ्रेंड ऑफ द फैमिली यू चूज, सो चूज वाइजली. So you know, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज था मेरे लिए कि आपके यू आर डिफाइंड बाय द पीपल दैट यू आर अराउंड. आपके इर्द गिर्द के लोग आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो चाहे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो. और शाहजैन के साथ भी यही था. जब उसने अपने आप को आइसोलेट किया एज अ कैरेक्टर और अपने आप को विक्टिम कॉम्प्लेक्स में ले आया, तब ही डिड द वर्स्ट थिंग्स इमेजिनेबल. लेकिन जब उसने अलाउ किया अपने आप को, अपने दोस्तों को उसको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, यू नो, और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, तो वहां पर उस कैरेक्टर की प्रोग्रेशन हुई. सो आई थिंक के ऐदे वफा, एक तो जिसका मैंने पहले भी डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ द मेल बॉन्डिंग एस्पेक्ट, यू नो, हम चार दोस्त, अगेन वही हमारा, क्योंकि इट वाज लाइक द फोर ऑफ अस थ्रू आउट ऑलमोस्ट एटलीस्ट द फर्स्ट 5-6 एपिसोड्स, तो हम बिल्कुल इकट्ठे थे. तो हमने रमजान में ही शूट स्टार्ट की थी लॉरेंस कॉलेज में, और वहां पर इतना नॉस्टैल्जिया, इतना मजा, इतना शुगल आया था. यू नो, एवरीबडी ब्रोक आउट फ्रॉम देयर शेल्स, चाहे वो आहद हो चाहे वो वहाज हो. मैं वहाज से मिला हुआ था, मैं आहद से पहले गालिबन सिर्फ यू नो एक इवेंट पे मिला हुआ था, उस तरह हमारी बॉन्डिंग नहीं हुई थी. अहमद तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है. अहमद को सबसे पहले आई बिलीव थिएटर में मैं ही लाया था एज एज डायरेक्टर. सो यू नो वी, तो हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. बट हम चारों की एक पता नहीं अगेन कैसे, आई गेस जब स्क्रिप्ट अच्छा हो और जब यू नो आपके डायरेक्टर अच्छे हो और क्या कहते हैं, आपको वो माहौल दिया जाए कि आप जो है वो अपने कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, एज अपोज टू यू जस्ट बीइंग अ मैरियोनेट और अ पपेट, कि यू नो यू आर जस्ट वॉइसिंग द स्क्रिप्ट. So I believe वो सैफी भाई में भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि यू नो वो इतना ओपन है वो टू डिस्कशन, बहुत ज्यादा. मतलब one of the मतलब biggest praises I can give him is कि उनमें वो बिल्कुल भी ईगो नहीं है. और वो खुद कहते भी हैं कि मैं उस तरह का डायरेक्टर हूँ ही नहीं, मेरे साथ आप डिस्कस करो, जो अगर मुझे लगा कि आपकी बात बेहतर है तो मैं आपकी बात पे यू नो कायम रहूंगा और आपकी बात मानूंगा. लेकिन ऑब्वियसली कई जगहों पर यू नो एक्टर्स तो काफी सेल्फिश होते हैं ना, हम लोग अपना सिर्फ आर्क देख रहे होते हैं और अपने डायलॉग्स देख रहे होते हैं. बट डायरेक्टर तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाता है, जो कि यू नो ऑब्वियसली दानिश भाई के भी हाथ में इतने ज्यादा एंसेम्बल कैरेक्टर्स, इतने ज्यादा ईगोज और पर्सनालिटीज, उन सबको मैनेज करना, आई कैन अंडरस्टैंड, और फिर एक नैरेटिव थ्रेड को भी आगे लेकर जाना, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है. तो मैं दाद दूंगा यू नो सारे डायरेक्टर्स का जिन्होंने इस तरह के एंसेम्बल प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, उनको सक्सेसफुल बनाया हुआ है. बिकॉज यू नो आई मीन आई थिंक सैफी भाई अगेन क्रिएटेड मैजिक विद ऐदे वफा. इतने इश्यूज थे उसमें भी, मतलब उसमें भी डिलेज थे, उसमें भी स्क्रिप्ट के बैक एंड फोर्थ हो रहे थे, यू नो. फिर मतलब इनिशियली कॉन्सेप्ट कुछ और था, बट बिकॉज वो जो इंडिया का सारा इशू हो गया एट द टाइम, तो फिर इट वाज वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पोर्टेंट कि उस एस्पेक्ट को लाया जाए स्क्रिप्ट में. तो यू नो काफी हम भी काफी चेंजेस और काफी मिनी रेवोल्यूशंस के थ्रू गुजरे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट शूट. लेकिन अगेन दैट डायरेक्टर केप्ट हिज कूल, सैफी भाई केप्ट हिज काम. इतना अच्छा उनका मतलब वेलकमिंग एटीट्यूड, और वो भी काफी शुगली इंसान है वो, क्योंकि वो खुद भी एक्टर रह चुके हैं, मतलब हैं अभी भी और रह भी चुके हैं. तो यू नो जो एक्टर डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको दोनों पर्सपेक्टिव्स, उनमें एम्पैथी मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज दे कैन पुट देमसेल्व्स इन द शूज of an actor and understand their point of view as well. So I think के ऐदे वफा अगेन वो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और आप क्योंकि आपको इतना मजा आया होता है उनको शूट करते हुए, उनका आउटकम देखकर आपको इतना मजा आया होता है. तो मेरे लिए अगेन ऐदे वफा एक ऐसा प्रोजेक्ट है. Usman, your career is so multidimensional. I'm not even going to get into Usman the writer.
मतलब वो तो एक राइटर है और आपने स्क्रिप्ट भी लिखा है, आपने एलएसए का स्क्रिप्ट लिखा है, आपने मायरा के साथ रैप किया हुआ है, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल एलएसए के स्टेज पे, जिसके बाद लड़ाइयाँ भी हुई लोगों की। हाँ जी आपने स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं। बट आई थिंक either this interview has to be two parts, but as a writer तो बिल्कुल मैं अभी साइड पे रख दूंगी, वरना ये इंटरव्यू कभी खत्म ही नहीं होगा। But I want to talk about the films as well. आपने फिल्में भी की हैं and you've done जी successful films and you know you've written screenplays, all of that. इतना काम किया है, ट्रेनिंग आपकी थिएटर की, थिएटर अब है भी नहीं भी है, you were one of the people who revived it actually, and you've done so much जी theater. And what do you enjoy most? I mean, you're kind of dabbling in so many different art forms. What do you enjoy personally the most? यू नो मुझसे ये सवाल इतनी मर्तबा पूछा गया है और मेरे जवाब इतने मुख्तलिफ रहे हैं कि What do you नहीं enjoy नहीं the दिस most नॉट today? एग्जैक्टली नो नो दिस नॉट मतलब मैं दिस नॉट एन इंडाइटमेंट ऑन यू मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा बदलता रहता है यू नो देयर आर हाँ, टाइम्स वेयर आई हैव एंजॉयड द राइटिंग क्योंकि राइटिंग एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक तो सॉलिटरी है उसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी होती है राइट एटलीस्ट जब आप पहला ड्राफ्ट जब तक नहीं लिखते बिकॉज यू आर लिटरली वीविंग कैरेक्टर्स इनटू एग्जिस्टेंस तो उसमें जितना यू नो जो मैडनेस जाती है जो केओस जाता है और जो यू नो आप अपनी रियलिटी से ऑलमोस्ट सेपरेट होके किसी और रियलिटी में चले जाते हैं उसका मुझे बहुत मजा आता है बट यू नो व्हेन आई जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यू नो उसमें भी जो फ्रस्ट्रेशन है जो पागलपन है जो एक नशा है इट्स ऑलमोस्ट यू नो जो आपको हाई मिलता है ना एक्ट करने से वो आपको किसी भी और चीज में नहीं मिलता आई डोंट नो व्हाई बट एंड यू नो देयर इज द कोरियोग्राफी जब मैं बच्चा था ना द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू बी वाज अ डांसर okay. हम लोग बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म्स देखते थे बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। हॉलीवुड के म्यूजिकल्स देखते थे ग्रोइंग अप हमारा बहुत बड़ा सिनेमा व्यूइंग कल्चर था हमारे घर में तो यू नो जब मैं फ्रेड अस्टेयर को देखता था या जब मैं यू नो किसी बॉलीवुड के परफॉर्मर को देखता था परफॉर्म करते हुए या हम डांस परफॉर्मेंसेस देख रहे होते थे प्लस बिकॉज मेरे वालिद साहब डायरेक्टर जनरल थे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के एट द टाइम तो वो मुझे ट्रूपेज दिखा रहे होते थे यू नो चाहे वो चाइना से आए हो वो अजरबैजान से आए हो मतलब यू नो सो आई गॉट really invested into the world of performing arts Performing really arts. soon into my life Right. so you know I mean ये बहुत मुश्किल सवाल है to answer I think कि मतलब जो today अगर मैं इसका जवाब दूं तो वो whatever I'm doing right I then disconnect from everything else you know अगर मैं act कर रहा हूं तो फिर मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अच्छा यार मैंने लिखना भी है फिर अब मैं फिर जो अगर कुछ प्रोजेक्ट लिख भी रहा होता हूँ जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ I'm writing a web series for myself तो वो फिर प्रोसेस में ऑन होल्ड कर देता हूँ बिकॉज मैं धोखा भी नहीं देना चाहता किसी चीज को यू नो अगर आपका माइंड किसी और आप इवन 10% ऑफ योर माइंड इज समवेयर एल्स तो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग एट द करंट मोमेंट बट आई विल से कि आई एम वेरी माशाल्लाह लकी और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ and I don't take this lightly कि मुझे जो opportunities मिली गई हैं to express myself चाहे वो through dance और choreography हो चाहे वो through direction हो through theater acting हो through behind the scenes मैंने assistant direction भी की हुई है फिल्मों की तो you know मुझे मेरा जो एक ख्वाब था कि you know मैंने I always wanted to put a finger in every pie possible मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैंने सिर्फ एक एक्टर रहना है अपनी जिंदगी में या सिर्फ एक डायरेक्टर बनना है या सिर्फ एक डांसर बनना है I wanted to do it all so and you have actually managed to achieve that and माशाल्लाह you know मतलब अल्लाह मियां की तरफ से आया है ये कि मतलब जहां पर फॉर एग्जांपल कई मोमेंट्स थे जब कोई ऑफर्स नहीं आ रहे होते थे एक्टिंग के लेकिन फिर बिल्लो हाई की कोरियोग्राफी का की ऑफर आ गई कि आप करें ये आप डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी बने आप सिर्फ डांस प्रिपेयर मत करें आप पूरा बोर्ड एनविजन करें आप डायरेक्ट करेंगे पूरा सीक्वेंस तो यू नो मेरे लिए तो ये सारा परफॉर्मिंग आर्ट्स की जर्नी तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वर्कड अंडर सच ब्रिलियंट माइस्ट्रोज एंड मास्टर्स और बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा Is there anything that you haven't done yet and you really hope कि मैंने ये एक चीज मैंने करनी है परफॉर्मिंग आर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जी I want to play a serial killer okay मैं आपको इसकी बताता हूँ मैंने जब जिंदगी में पोइट्री लिखना शुरू की और जब मैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखता था जो कि आगे पब्लिश भी हुई और सारा कुछ दे आर वेरी डार्क I have a very dark sense of humor and also the kind of I gravitate towards horror
and psychological horror and Of thriller course, as a genre. खाना आपका डेब्यू था उस्मान, हम भूले नहीं है, देखी थी हमने वो और फिर फिल्म। और फिर स्या भी मैंने लिखी, जी, आपने जिसके लिए सियाह भी माशाल्लाह लिखी गॉट और ए फर्स्ट बिल्कुल। ARY अवार्ड्स पे द बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर अवार्ड एज वेल. सो मुझे बहुत शौक है इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने का. एंड यू नो, तो सैफी भाई ने जब मेरी उनकी से डिस्कशन होती थी तो मैं उनको भी कहता था कि यार आप एक हॉरर सीरीज बनाए ना. तो उन्होंने कहा मैंने बेलापुर की डायन बनाया था, तो अब मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर से बात करूंगा. मैंने कहा यस, बट यू नो मतलब आप फीमेल कैरेक्टर से हट के मेल कैरेक्टर पे आके make him the some a character like Hannibal, for example, a character like Pennywise the clown from It, out and out like psychopaths, is a character, because मैंने जो है थिएटर में इस तरह के रोल किए हुए हैं. बिल्कुल. So I guess जब मैं अपना ट्रेजेक्ट्री देखता हूँ ना टेलीविजन और फिल्म में, क्योंकि देखिए मैंने कॉमेडी भी कर ली, मैंने हार्डकोर रोमांस भी कर लिया, मैंने लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी भी कर ली, मैंने ड्रामा, इंटेंस ड्रामा भी कर लिया. सो कुछ जॉनर्स हैं जो कि मैंने अपने चेकलिस्ट में से चेक ऑफ कर चुका हूँ, लेकिन ये एक चीज है जो कि इज स्टिल रिमेनिंग, प्लेड लाइक द बूगीमैन. Really good serial killer on screen, hopefully. Not on screen, absolutely. It's been an absolute pleasure talking to you, Usman. Or as I sign off, I'm going to bring up a very old memory. Or I have a question for you. I have a question for you that over all these years, I've been watching all your projects. और मैंने बहुत शौक से देखे, right from Ziba Khana, through the movies, the television, all of it, theater भी. And मुझे याद है जब आप The Living Picture कर रहे थे, तो and when you sort of made a debut on the scene, तो लोग आपकी तस्वीर लगाते थे और कहते थे, oh my God, Pakistan's found in Orlando Bloom. This is Pakistan. और शाहरुख को तस्वीर लगा देना. उसके बाद आपने एक look अपनी create की with the beard, and it never came off in the last 10 years. Why? Why is the look not changing? And when will you go back to that clean shave? Because you look so good. जब या शायद आप वो Orlando Bloom का brush off करने के लिए आपने कहा ये तो मुझे आइंदा कभी कोई ना कहे. I remember आपने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, मेरे ख्याल से गालिबन एक साल पहले. ये कहते हैं see 10 years तो अभी नहीं हुए, because I was clean shaved in Onzara. I had just a mustache and a goatee in Sanam. Yes. But उसके बाद वो जैसे मैंने कहा ना, अभी जो पिछले projects आए हैं, for example, like I would have loved to be clean shaved and had short hair एहदे वफा के इनिशियल एपिसोड्स में, बिकॉज मेरी एज ड्रामेटिकली गिर जाती है जब मैं शेव करता हूँ. तो बट अनफॉर्चुनेटली वही जैसे मैंने कहा ना कि या तो देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के वाला सीन हुआ था मेरे साथ, कि मैं कंटिन्यूटी में था सुर चांदनी की, सो जिसकी वजह से आई कुडंट. लेकिन जब वो आगे 5 years का प्रोग्रेस हुआ एहदे वफा में, तो मैंने अपने बाल छोटे काट लिए. In this drama, चुपके चुपके हमने डिस्कस किया था लुक चेंज करना, but unfortunately they wanted a character who was in his early 30s. Right. But definitely क्या कहते हैं, जो भी मेरा next project आएगा उसमें I also personally do want a change. ऐसा नहीं है कि मैंने ठान लिया कि particular look ही रहेगी. This is why I want to play a boogeyman, because I want to shave my head off. I want to do crazy things to my face. I hope that you do, because usually लोग दाढ़ी रखते हैं A for contouring. I mean they call it the male contouring, right? या वो रखते हैं डबल चिन छुपाने के लिए, तो आपको वो उसकी भी दोनों चीजों की जरूरत नहीं है. नहीं, जरूरत नहीं. Yeah, and you look really good without. I was just wondering. I mean, this is just trivia, of course. नहीं ये कभी कोई conscious decision नहीं मैंने लिया था. And obviously I've been very flattered to be called the Orlando Bloom in my in I don't know, like 5-6 years ago तक तो ये बहुत रट चलती थी and everything. And it's obviously it's sweet because he's a very good looking man, so I'm going to take the compliment as a compliment. So are you, absolutely. So but definitely कोई ऐसा अगर character आया कि कहते हैं जिसमें कोई, because like मुझे कोई qualms नहीं है personal, मुझे कोई reservation नहीं है अपनी beard shave करने में, अपने बाल बड़े छोटे कराने में. इनफैक्ट सुर चांदनी के लिए I had hair up till here, जिनको फिर curl किया जाता था, because I wanted to give that messy look. उसमें वो बाल उसके बने हुए नहीं होते, कभी भी उसके सामने आ रहे होते हैं, पसीना भी आ रहा होता है. We never remove those elements, for beauty or for कि एक actor has to look a certain way. मुझे उस तरह के कोई qualms, कोई reservations नहीं है. तो definitely अभी कोई next अगर कोई ऐसा role आया, तो there will be a change for sure. I think one of the best things about you as an artist is that you're an actor without an ego, और वो नजर आता है.
वो नजर आता है कि कुछ एक्टर्स हैं वो दे रहे होते हैं, कुछ ले रहे होते हैं. So you're definitely a giving actor, and it's very, very enjoyable to watch you on screen, especially these days Thank you. in comedy. चुपके चुपके, तो चुपके चुपके तो ईद के दिन खत्म हो जाएगा. उसके बाद what can we expect? I mean, where do we see There you? is एक वेब सीरीज है, उसके एक एपिसोड में आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर जो कि ऑल्सो जो एक मेरा पब्लिक इमेज बना हुआ है. उससे बहुत मुख्तलिफ है. Okay. सो आई होप कि वहां भी लोग डिस्टिंक्शन रखें बिटवीन उस्मान खालिद बट एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. Right. So there's that. एक दो ऑडिशंस हैं जो कि अभी ईद के बाद मेरे लाइंड अप हैं फॉर सम प्रोजेक्ट्स. तो Okay. लेट्स सी. अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, बट मेरा यही है, जैसा कि आपने कहा, जैसे मैंने खुद कहा कि जब कोई लल आता है तो मैं अपनी चीज पे काम करना शुरू कर देता हूँ. ठीक है. मैं खुद की वेब सीरीज लिख रहा हूँ, which is a psychological thriller. Right. A 10 episode psychological thriller. Excellent. काफी अरसे से वो एक्चुअली पिछले 5-6 साल से मेरे दिमाग में घूमती रही है, और फिर फाइनली मैंने कहा कि होता ही है ना कि आप यूनिवर्स, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि यू पुट थिंग्स आउट इनटू द यूनिवर्स, तो अगर आप नहीं वो कर पाते, कोई और वो कर पाता है. मैं एक बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा इस बात की. एक स्टोरी थी मेरे दिमाग में फॉर अ हॉरर फिल्म फॉर मेनी इयर्स, और मैं हमेशा वो पुश फॉरवर्ड करता रहा, बिकॉज मुझे भी ये एडवाइस मिलती गई, और मैं खुद भी कि होन योर क्राफ्ट एज एन एक्टर राइट नाउ. आप अभी एक वर्किंग एक्टर हैं, बेहतर से बेहतर होते जाएं, गेट टू अ सर्टेन पॉइंट where then branch out into, because direction तो takes 8 months or a year of your life. आप कुछ और नहीं कर सकते उसके बीच, because आप प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन में आ रहे होते हैं. So मैंने हमेशा ना वो टाइप किया हुआ था, और 2010 से मेरे पास टाइम स्टैम्प है कि वो हुआ था. एंड 6 months ago हमारा सब्सक्रिप्शन है एक शडर पे, which is like exclusively horror movies और thrillers दिखाता है वो. Okay. I saw a film that was exactly the same concept. Oh my God. A 2019 film which was exactly the same concept, यहाँ तक के उसका पहला सीन और मेरा पहला सीन, क्योंकि मैंने पहला सीन लिखा हुआ था, shot by shot almost same था. Unbelievable. Unbelievable. That was blew my mind, because obviously एक idea किसी एक इंसान के से मैं थोड़ी रह सकता है. Multiple people can have the same ideas, but it was just like, had I acted on this before, I would have been the person putting out that movie rather than this Hollywood director. So that's unbelievable, actually. On that note, I'll have to wrap up, because we're heading towards Iftar, and things are getting frantic around. But it was an absolute pleasure talking to you. I hope that next time you're in Karachi, we can meet up. I hope आपकी जो shifting है, आपने बताया recording से पहले कि आपको evict कर दिया गया था एक apartment में से in the midst of the pandemic. You moved to a new place. You're back in Islamabad right now. Usman, good luck with all your projects. चुपके चुपके we continue to enjoy up till Eid. आपका कोई पैगाम हो चुपके चुपके के फैंस के लिए, वो दे दीजिए. और that's it. Thank you again. मैं बस एंडिंग में ये कहना चाहूंगा टू ऑल ऑफ द फैंस ऑफ चुपके चुपके, जिन्होंने इतनी मोहब्बत की हमारे प्रोजेक्ट को, जिन्होंने फाज से इतनी मोहब्बत की, फाज को इतना सपोर्ट किया, फाज को इतना डिफेंड किया, और फाज को राइटफुली कॉल आउट भी किया जब फाज ने अजीब गरीब किस्म की हरकतें की. थैंक यू सो मच. दिस वाज माय इंटेंशन विद डूइंग दिस प्रोजेक्ट. एंड स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पैंडेमिक हम सब पे बहुत टफ रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी आप लोगों के मैसेजेस देखकर, जो हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डेली आ रहे होते हैं कि थैंकिंग अस, थैंकिंग द कास्ट, थैंकिंग द क्रू, कि हमने इस किस्म का प्रोजेक्ट लेकर आए जो कि एक एंटीडोट बना टुवर्ड्स द डिप्रेशन, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश. इंडिया में बहुत हालात इस वक्त ख़राब हैं. सो मेरी आप सबके साथ दुआएं हैं कि इंशाल्लाह वी गो थ्रू दिस, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. हम सब में इतनी एम्पैथी है कि हम ह्यूमैनिटी ओवर एवरीथिंग एल्स में बिलीव करते हैं. सो थैंक यू फॉर एंजॉयिंग आवर प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो ऑल माई लव एंड माई प्रेयर्स फॉर यू एंड फॉर दिस नेशन. थैंक यू.